नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात पीके की कर रहे हैं। तैयारी जोरों पर है। कल जो कुछ भी होना है पूरी ताकत पीके ने झोंक दिया है। जिस तरीके से वाटर प्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है, बिहार में इससे पहले तो लोगों ने नहीं देखा होगा। जिस तरीके का टेंट पंडाल लगाया जा रहा है, स्वाभाविक तौर पर सब कुछ अप्रवासी लग रहा है। मतलब बिहार के टेंट हाउस या बाकी जो चीज़ें हैं उससे मिलता जुलता हुआ कुछ भी चीज़ नहीं लग रहा है। एक अलग तरीके का पर्यटन स्थल पर जिस तरीके से बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके का निर्माण कार्य चल रहा है। कल सबकी नज़र है उस पर, लेकिन बड़ी बात या बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर यात्रा के दौरान जो चीज़ें बिहार को लेकर उनकी जो समझदारी बनी है, क्या वाकई में उस समझदारी के सहारे बिहार की राजनीति को सराहा जा सकता है, या फिर जो समझदारी की बात वो कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या वाकई में उसके आधार पर नीतीश और लालू की राजनीति को रिप्लेस, मतलब तीसरे फ्रंट की जो बात कर रहे हैं, क्या वो दोनों को रिप्लेस कर पाएंगे? क्या बीजेपी को रिप्लेस कर पाएंगे? क्या इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू से, जो जेपी मूवमेंट में काफ़ी सक्रिय रहे, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी काफ़ी सक्रिय रहे। जेपी आंदोलन को भी देखा है, जेपी आंदोलन की राजनीतिक नैरेटिव को भी उन्होंने समझा। मतलब क्या वो राजनीति थी, उस पूरे राजनीति का अनुभव उनके पास उस राजनीति का, और वो क्या समझते हैं प्रशांत किशोर को लेकर। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले हम आपको मनीष वर्मा का एक कमेंट प्रशांत किशोर को लेकर, बड़ी ज़बरदस्त कमेंट उसने किया, और हमें लगता है कि उस कमेंट को समझना चाहिए कि प्रशांत किशोर हैं क्या। क्योंकि मनीष वर्मा भी एक ब्यूरोक्रेट है और वो ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में प्रशांत किशोर को जज किया है, क्योंकि उनके साथ भी सारे ब्यूरोक्रेट्स ही, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ही बिहार के जहाँ देखिए आपको नजर आ जाएंगे। तो क्या मनीष वर्मा सोचते हैं, पहले जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद लंबी बातचीत हुई है गांधी के आंदोलन से, देश की आज़ादी के आंदोलन से लेके, जेपी मूवमेंट से लेके, अन्ना मूवमेंट से लेके, बीपी सिंह के भ्रष्टाचार की लड़ाई से लेके, संघ की पृष्ठभूमि से लेके, तमाम जो इस देश की जो राजनीतिक मर्म रहा है, मैं कह सकते हैं कि जो धड़कनें रही हैं, उसके सहारे प्रशांत किशोर को समझने की कोशिश की गई है। लंबा इंटरव्यू है, थोड़ा धैर्य से सुनेंगे तो आपको पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी प्रशांत किशोर को, कि किस तरीके से प्रशांत किशोर एक कॉरपोरेट के एजेंडों को लेकर, देखिए अगर प्रशांत किशोर सफल हुए, ये बात समझ लीजिए कि अगर प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में सफल हो गए तो इस पूरे देश की राजनीतिक फिजा ही बदल जाएगी। क्योंकि अभी तक जो राजनीतिक फिजाएं रही हैं वो दूसरे तरीके का रहा है, पूरी फिजा बदल जाएगी। कोई कॉरपोरेट जो है सो किसी सीईओ को भेज देगा कि जाइए 6 महीना 2 साल 3 साल आप पूरे भारत का भ्रमण करिए और आप फिर चुनाव लड़ाइए और जीत कर आइए। ये एक कॉरपोरेट, एक नई तरीके की तकनीक, राजनीति का एक नया कह सकते हैं कि इल्म इजाद करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। चलिए पहले हम मनीष वर्मा की बात सुनते हैं, फिर फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू पूरे संदर्भ में राष्ट्र की जो राजनीतिक समझदारी रही है, किस तरीके से राष्ट्र में राजनीति चली है, उन तमाम सहारों से समझते हैं कि प्रशांत किशोर का ये दम है कि 135 सीट जीत गए तो हमारी जीत नहीं होगी। ये कि अहंकार झलक रहा है ना प्रशांत किशोर की, हर बात पे आपको एक अलग तरीके का अहंकार झलक रहा है। तो मनीष वर्मा उनके उस अहंकार को बहुत ही सलीके तरीके से जवाब दिया है, तो जरा सुनिए। प्रशांत किशोर क्या राजनीति में है? प्रशांत किशोर तो एक मुहिम चला रहे हैं, उनका तो अभी राजनीति में करियर भी शुरू नहीं हुआ। पार्टी बना रहे हैं, पार्टी बनाएंगे तब ना उनका करियर शुरू होगा। अभी तो आंदोलन चला रहे हैं। वो कौन सा है? कौन प्रशांत किशोर है? अरे भाई, जिताया करते थे, उन्होंने तो सबको जिताया है। उन्होंने मोदी जी को जिताया है, उन्होंने नीतीश कुमार को जिताया, उन्होंने सबको जिताया है। कौन से विचारधारा के हैं प्रशांत किशोर? और मैं क्या उनकी बात करूं, वो तो रणनीतिकार है। हमारे यहाँ सब जगह पे सभी पार्टियां जो हैं, रणनीतिकार, प्रचार करने वाला, सब पोस्टर बैनर लगाने वाले का सहयोग लेती है, नारा लिखने वाले का सहयोग लेती है, सब पार्टियां लेती है। हम लोगों ने भी पहले लिया है। तो क्या असर क्या पड़ेगा भाई? वो तो जनता को फैसला लेना है ना। जनता जानती है
कि जो जिनका काम, पहले उनका काम क्या था? पहले उनका काम था इस तरह से मोबिलाइज करना, टीवी में ऐड देना, सोशल मीडिया में ऐड देना, सब जगह सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना, यही उनका काम हुआ करता था। पार्टी में भी थे। पार्टी में उनको रखा गया था, लेकिन पार्टी में रहे कहाँ? उनको तो जगह जगह जा करके विभिन्न पार्टियों के साथ, जब कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है तो जिस पार्टी का मिला उसी जगह जुड़ गए, और जहां जहां पार्टियां जीतने वाली थी उनके साथ चिपक गए, और चिपक करके भाई अपना नाम कमा लिया। अब मोदी जी कहेंगे चाय। प्रशांत किशोर कल नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर की गतिविधियों पर आप खास नज़र रहें, जब इस इलाके में आए तब भी आप कहीं न कहीं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें। उनकी राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे याद आ रहा है कि शायद 2 साल पहले या 1.5 साल पहले वो रोसड़ा आए थे और यहीं स्थानीय धर्मशाला में उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें हमको ही बुलाया गया था। वहाँ हम लोग सीधे सीधे बात भी हुई थी, और जब हमको बोलने का मौका मिला तो कुछ सवाल उठाए थे, और वो सवाल हमारे साथ आज भी है। अभी तक का देश का जो राजनीतिक तस्वीर है, और देश ही नहीं विदेश में भी, विदेशों में भी जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है और जनतांत्रिक प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, उसमें राजनीतिक पार्टी के बनने का, बिगड़ने का एक अपना तरीका रहा है। हम अगर आज़ादी के पूर्व के काल को देखेंगे तो महात्मा गांधी के प्रादुर्भाव से पहले कांग्रेस पार्टी काउंसिलों में भाषण देने, थोड़े बहुत जरूरी सुधार करा लेने का ही काम करती थी, और नेता उस ज़माने में भी थे, लेकिन ज़्यादातर नेता वकालत पेशे से थे और कानूनी बारीकियों को समझते थे, काउंसिल में बहस करते थे और छोटे मोटे सुधार करा लिया करते थे। जनता की पार्टी नहीं बन पाई थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जब आए, 16, 17, 18 गोखले के निर्देश पर ट्रेन से यात्राएं की, पूरे देश को समझने की कोशिश की, जो यात्रा प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। उसके बाद आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का एक रूपरेखा बनी, और उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से लेकर 1921 का असहयोग आंदोलन तक एक ज्वार पैदा कर दिया। उस जन आंदोलनों से राजनीतिक कार्यकर्ता तैयार होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता की ट्रेनिंग होती है, और राजनीतिक नेतृत्व उभरता है। जन आंदोलन हिंदुस्तान के इतिहास के लिए ये आवश्यक तथ्य माना गया, तर्क माना गया, तत्व माना गया, क्योंकि आप वसूलों के लिए, नीतियों के लिए आप प्रतिबद्ध होते हैं, शपथ लेते हैं, और उस वसूलों के लिए आप लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, और कठोर बनते हैं, अंदर से मजबूत बनते हैं उन नीतियों के प्रति। उसमें बहुत सारे साथी आते जाते रहते हैं, जो टिक गए सो टिक गए, जो नहीं टिके सो निकल गए, और ये सिलसिला आगे आके आज़ादी के बाद 74 आंदोलन के परिदृश्य को अभी दे सकते हैं कि 74 आंदोलन छात्र आंदोलन के रूप में आया, पहले गुजरात में, फिर बिहार में, फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का प्रवेश हुआ, तो फिर से एक नेताओं की नई पौध आई, और वो नेता कार्यकर्ता के रूप में पहले आए, आंदोलनरत हुए, जेल गए, कुछ नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हुए, और उनकी एक श्रृंखला बनी। उस श्रृंखला में आप गुजरात में नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव, शिवानंद तिवारी वगैरह वगैरह सारे जो है शुरू जमाने के पौधे हैं। तो यहाँ भी ये साबित हुआ कि जन आंदोलन के से निकले हुए, आंदोलन के समय तपे तपाए हुए, आंदोलन में जो टिक पाने वाले, आंदोलन में जो जेल गए, लाठी खाए, दमन का शिकार हुए,
वो टिकाऊ साथी होते हैं और उसमें से नेतृत्व उभरता है। उसके बाद का जो पैरेलल में आरएसएस का एक चल रहा था 1925 में, उसका संगठन खड़ा हुआ और कार्यकर्ता उसमें ही बन रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता बन रहे थे। 1950 से लेकर 52 के बीच में जनसंघ की स्थापना हुई तो उसी में से दिए गए नेता। लेकिन उन नेताओं में भी स्थापित नेता बने 74 आंदोलन के बाद, जिनको मान्यता मिली देश के जनमानस से। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी हुए, लालकृष्ण आडवाणी हुए, बिहार के स्तर पर सुशील मोदी हुए और ढेर सारे लोग जिनकी ट्रेनिंग नीतियों के प्रति जो नीतियों की का शपथ लेते थे और जिसके कारण जेल जाते थे, दमन सहते थे, तो वो पौध तैयार हुआ 74 आंदोलन के बाद। बीपी सिंह के ज़माने में भी एक छोटा सा क्षणिक आंदोलनकारी रूप सामने आया और बहुत छोटा रूप रहा, इसलिए बहुत टिकाऊ नहीं रहा। लेकिन एक नेतृत्व का नया पौध उस समय भी आया और उसके बाद फिर 2012-13 में अन्ना आंदोलन। इस बीच कई आंदोलन, दलित उद्धार, हरिजन उद्धार और कई पिछड़ों का आंदोलन, जमीन बांटो आंदोलन, सब तरह के आंदोलनों से भी लोग निकलते जुलते रहे। लेकिन निकले जो भी लीडरशिप उन्हीं को मिली जो आंदोलन से निकले। संगठन का प्रयोग सिर्फ आरएसएस का रहा कि संगठन को मजबूत करो, कैडर बनाने का अप्रोच सिर्फ आरएसएस का रहा। लेकिन उसके भी कैडर में भी जो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आए, वो आंदोलन से पिटे पिटाए लोग ही आए, आंदोलन में लड़ने वाले लोग आए, वही लोग नेता बने, वही लोग स्थापित हुए। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी एक पौध बनी, देश के स्तर पर नहीं बनी तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के स्तर पर बनी, केजरीवाल वगैरह आए। तो मेरी समझ, जो राजनीतिक समझ है, वो समझ है कि प्रशांत किशोर संगठन खड़ा कर रहे हैं। तो संगठन खड़ा करना, वो जस्ट हम ये मानते हैं कि वो संगठन ठीक आरएसएस टाइप का नहीं है, लेकिन वो ठीक है, मिलजुल रहे हैं लोगों से, सब जगह, सब गांव में जा रहे हैं, गांव की समस्याओं को समझ रहे हैं। लेकिन जब तक उस संगठन का उपयोग मुद्दों पर, जिन मुद्दों की वो बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा वो बात करते हैं कि हम माइग्रेशन रोक देंगे। तो माइग्रेशन दो किस्म का होता है। एक तो कि अपने देश से विदेश में माइग्रेशन होता है, विदेश में भी जो माइग्रेशन होता है वो 2 किस्म का होता है। एक नौकरी पाने वालों का माइग्रेशन होता है, एक पढ़ने वालों का माइग्रेशन होता है। एक डाटा है कि हर साल भारत के 10 लाख लोग पढ़ने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, पीएचडी करने जाते हैं, एमटेक करने जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने जाते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। तो उस तरह के माइग्रेशन की ठोस योजना इनके पास रहे कि साहब उस तरह का पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई की व्यवस्था हिंदुस्तान में कैसे वो बनाएंगे, क्या करेंगे, वो साफ नहीं है। नौकरी करने वाले हैं तो लो पेड हैं, हमारे जितने लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों से कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। और जितने स्केल पर वो काम, जिस पे स्केल पर काम कर रहे हैं, जितनी राशि पर वो काम कर रहे हैं, वो राशि हिंदुस्तान में कोई कंपनी उनको देने के लिए तैयार नहीं। तो वहाँ की कंपनी जो दे रही है सो वहाँ से कम दे रही है, लेकिन उनको यहाँ से ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए वो जा रहे हैं। तो ये विदेशों का माइग्रेशन रोकने की योजना में इनको ये बताना होगा कि साहब जो हमारा देश के लोग जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़ लिख के आईआईटी खड़गपुर, कानपुर वगैरह से या आईआईएम अहमदाबाद वगैरह से पढ़ लिख के जो विदेशों में भाग रहे हैं लोग, उसको कैसे रुकेंगे? उसका एक प्लान आना चाहिए। अब आइए देश का माइग्रेशन, कि बिहार से माइग्रेट होते हैं लोग, क्या करते हैं? मिडिल क्लास के लड़के बच्चे या किसान गरीब के बच्चे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाके प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह वगैरह का काम सीखते हैं। वो भी सीखते हैं
या मजदूरी करते हैं खेतों में, धान काटते हैं, गेहूँ काटते हैं, धान रोपने में जाते हैं, गेहूँ रोपने में जाते हैं, और वहाँ भी वो कुछ सीखते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो दो पक्ष हो गया, एक ट्रेनिंग हुई सीखने की, तो वो जो सीखते हैं उसका उपयोग आप बिहार में कैसे करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगे हुए हैं, रियल एस्टेट के काम में लगे हुए हैं दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, और उनको जो रोज़ वहाँ काम मिल रहा है, प्लम्बर का, कारपेंटर का, राजमिस्त्री का, वगैरह वगैरह जितने किस्म का काम है, तो उस तरह का काम यहाँ क्रिएट कैसे होगा कि उनका माइग्रेशन रोक पाएंगे? तो एक किस्म के लोग ये हो गए जो कुछ स्किल डेवलप किए, वहाँ गए, सीखे, और फिर आते हैं, लौट के बिहार भी आते हैं, और यहाँ भी कुछ लोग टिक गए, कुछ लोग टिकते भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं टिकते हैं, चूँकि सब दिन सालों भर का काम उनको नहीं। और दूसरे किस्म का है खेतिहर मजदूर किस्म का लोग जो जाता है वो है। तो खेतिहर मजदूर किस्म के लोगों को पंजाब, हरियाणा या जहाँ इस तरह की खेतियाँ होती है, अच्छे बाग बगीचा, कश्मीर तक लोग हैं, उधर केरल, कोची तक लोग हैं, कन्याकुमारी तक लोग हैं, तो वो जो बाग बगीचा, खेत खलिहान में काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं जहाँ उनका दैनिक मजदूरी जो है सो अच्छा है। तो खेतों की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी आप कैसे बढ़ा पाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक किसान जो मालिक है ज़मीन का, वो मजदूर को उतना पैसा नहीं देगा जितना उसको पंजाब में मिलता है, जितना हरियाणा में मिलता है, उसकी कोई योजना लेके नहीं रखते हैं। तो उनके पास वो योजना यहाँ लाके, अभी तक जो बातें आ रही है सामने, उसमें ऐसी कोई योजना नहीं है कि जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास या गरीब मजदूर का लोग जो बाहर जाता है उसके लिए उनके पास क्या योजना है कि सालों भर जो है उस पर कैसे वो काम करेंगे, और जो विदेशों में जाते हैं उसके लिए क्या योजना है, वो लाना चाहिए, उस पर बातचीत होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। वो आकर्षक लग सकता है कि ठीक भाई कह रहे हैं माइग्रेशन रुकेंगे, ये तो नारा जैसा अभी लगता है कि ये नारा है, स्लोगन है, बड़ा आकर्षक स्लोगन है। अब उनका एक हाल का स्लोगन देखे हैं कि हम शराबबंदी जो कानून है उसको वो हटा देंगे, ये मजाक हो गया। सरकार की गलतियों के कारण शराब का व्यापार बढ़ा है, उसका निदान ये नहीं है कि आप शराबबंदी कानून पर सरकार में जब आप आएंगे तो उसके व्यापार, जो अवैध व्यापार हो रहा है उसको रोकेंगे, उस पर कुछ आपका विचार आना चाहिए। लेकिन शराबबंदी, जिन कारणों से शराबबंदी, नीतीश कुमार का कोई शौक नहीं था कि शराबबंदी कर दें। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के रूप में ये जो फैसला लिए, तो वो गरीब महिलाओं की आवाज़ पर फैसला लिए, उनके दिल को छुआ। अदरवाइज अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा था उससे। तो उसको आप हटाने की बात कर दिए, एकदम फैंटास्टिक बात लगती है। हम लोग तो चैन से हैं शराबबंदी होने के कारण कि हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ जो है सो वो जो किट्टी पार्टी होती थी, या फिर वो जो किश्ती वाला है वो काम करते थे लोग कि 10 लोग 20 लोग का मीटिंग हुआ और उसमें खूब शराब पार्टी होती थी, खूब रात और शोर शराब होता है, वो तो बंद हो गया। चौक चौराहों पर जो हर चाय पान के दुकान पर जो शराब उपलब्ध होता था वो बंद हो गया। हाँ, घर में सप्लाई बंद नहीं हुआ। तो आप उसकी व्यवस्था की बात कीजिए, वो योजना दीजिए ना कि घर में शराब बंद कर देंगे, तो ये मजाक हो गया। खैर, हम इस विषय पर अभी ज़्यादा नहीं आएंगे। हम मुख्य है कि इनका माइग्रेशन हम कैसे दें, तो उस पर हमने कह दिया कि योजना नहीं आई। अब आप आए कि किसान आंदोलन के संबंध में उनकी क्या समझ है, एमएसपी के संबंध में उनकी क्या समझ है, स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है उसको हूबहू लागू करने में उनको क्या कठिनाइयाँ नज़र आती है और वो किस तरह से लागू करना चाहते हैं। बिहार के संदर्भ में ये बात सत्य है कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला बिहार का खेतिहर ही है, किसान ही है। अभी भी
70% लोग जो हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी, खेती किसानी से ही जीवन यापन करते हैं। तो आपकी किसान नीति क्या होगी? और अगर किसान नीति आप नहीं बना पाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रूप में आप सेंट्रल के गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हैं, तो आपकी क्या योजना है? लब्बल ये मेरा कहने का है कि संगठन बनाने का काम तो बहुत सारे लोग जातीय संगठन बना के बहुत सारी पार्टियां बना ली। हर जाति की अपनी अपनी पार्टियां हैं या अपना अपना इंक्लिनेशन है। आप देखते ही होंगे, अपने किसी पूर्वज के नाम पर एक संस्था बना लिए और जातीय संगठन कर रहे हैं। क्या हो, आप दीजिए क्या उन बच्चों को जिनको आप अपना वॉलंटियर बना रहे हैं, जिनको आप वर्कर बना रहे हैं? तो हमको क्या लगता है कि आप जो उनको वर्कर बना रहे हैं, उनको आप कितना निराश कीजिएगा? चुनाव जीत जाने के बाद भी 1 साल के बाद उनको क्या दीजिएगा? आप तो अभी से योजना बताइएगा तो उस पर काम होगा। सरकार पहले दिन से आपकी सरकार आएगी तो आप कहते हैं कि 135 सीट जीतेंगे तो हम हारेंगे। ये सब कितना मैंने राजनीतिक बचकानापन लगता है कि राजनीति में तो ऐसा कोई बयानबाजी नहीं है। दूसरा तरीका है कि राजनीतिक पार्टी बनाने का या राजनीतिक रूप से वर्चस्व हासिल करने का। एक तो हमने कहा कि आंदोलन से आप उपजे हैं तो आपको कार्यकर्ता मिला और उस आंदोलन के दौरान और आप उसकी पार्टियाँ बनाए। दूसरा तरीका है कि विरासत में मिलता है, जैसे राहुल गांधी हैं, उनको विरासत में मिला, लेकिन उनकी स्वीकार्यता और पहचान तभी बना जब वो भारत जोड़ो यात्रा किए। गांधी जी की स्वीकार्यता और पहचान तभी बनी जब वो ट्रेन से यात्रा किए थर्ड क्लास में। और अभी जितने नेता हैं सब पद यात्रा कर रहे हैं, वो क्यों? स्वीकार्यता के लिए, पहचान के लिए, गांव के लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आपकी वचनबद्धता उन नीतियों से होगी। कैडर भी आते जाते रहेंगे, आपके कार्यकर्ता भी आते जाते रहेंगे। प्रतिबद्धता नीतियों से होती है और नीतियाँ तो होगी आपका। आप जदयू छोड़े थे किसी और एनआरसी पर जो है जदयू का स्टैंड साफ नहीं है, इसलिए या हटाया गया था या छोड़े थे। आपका क्या स्टैंड है सीएए पर, एनआरसी पर? आपका क्या स्टैंड है अभी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर है? आपका क्या स्टैंड है कॉमन सिविल कोड पर, जिसको मोदी जी ने अलग तरह से परिभाषित कर दिया है? क्या डेमोक्रेटिक सिविल कोड या क्या नाम दे दिया है? नाम देने में तो उनको महारत हासिल है। इन सब चीज़ों पर अपना स्टैंड, तब अब आपके साथ जो जुड़ रहे हैं, हमको जो देखने में आ रहा है कि आपके साथ जुड़ रहे हैं, उसमें नेता किस्म के आदमी जो जुड़ रहे हैं जो अपने पार्टी में नेग्लेक्टेड हैं। और प्रशांत किशोर जी, मैं आपको बता दूं कि ब्यूरोक्रेट को अगर अपने साथ जुड़ रहे हैं आप, तो आपको सबसे ज़्यादा निराश नहीं ब्यूरोक्रेट से होना होगा। ब्यूरोक्रेट का जितने ब्यूरोक्रेट अभी राजनीति में हैं अपने यहाँ बिहार के और देश भर में, टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ों को चलाएंगे, लेकिन जनता का नब्ज उनको कभी समझ में नहीं आता है। बिजली का विस्तार पूरे बिहार में कैसे कर देंगे, तो हो सकता है कि कोई टेक्नोक्रेट आपको बढ़िया से बता दे और कर भी दे। लेकिन एक गरीब, अभी सर्वे चल रहा है ना, सर्वे का काम चल रहा है। एक उदाहरण देके हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि ये इसका क्या समाधान है कि एक आदमी है जिसके पिता ने अब उसके भाई की पत्नी की भाई की, तो सर्वे के खिलाफ है। हाँ, कहते हैं कि सर्वे नीतीश कुमार का 3S जो है उनके लिए विदाई का होगा। शराब, सर्वे, वो खिलाफ होंगे, वो खिलाफ होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि बिहार का जो राजस्व का हिसाब किताब है वो कितना उलझा हुआ है। इसलिए नहीं कहे कि एरिस्टोक्रेट इसको समझ ही नहीं सकता है कितना उलझा हुआ है। और वो उलझन दूर होगा सिर्फ और सिर्फ सर्वे से ही। और उसमें 1 साल का समय अगर दिया गया है तो उसको 2 साल किया जाए, लेकिन उस उलझन को दूर किया जाए तो अंचल का भीड़ और थाने का भीड़ समाप्त हो जाएगा, कचहरी का भीड़ समाप्त हो जाएगा। तो उसका फीडबैक क्या है उन सवालों का? जैसे हम ही एक सवाल उठाए थे कि जिसका अपना जमाबंदी कायम है उसको वंशावली देने की क्या जरूरत है, हम सवाल उठाए थे।
तो वो सुधार कर दिया सरकार ने कि आप अपना जमाबंदी नंबर अपनी रसीद के साथ आप आवेदन कर दीजिए। तो इस तरह से सरकार प्रोएक्टिव होकर इन सुधारों को करे। लेकिन एक सवाल हमारे मन में फिर आ गया कि साहब, हम एक उदाहरण दे रहे थे, जस्ट हम जल्दी में ख़त्म कर देंगे कि एक उदाहरण ये है कि एक आदमी की भाई की मृत्यु हुई और उस आदमी के पिताजी ने उस विधवा से उसकी शादी कर दी, जिससे उसको एक संतान हुआ और पूर्व में उस महिला से एक संतान और था। सर्वे डिपार्टमेंट को ये क्लियर करना होगा कि जो विधवा से इस पुरुष से जो बच्चा हुआ उसकी हिस्सेदारी कहाँ तय होगी और उस विधवा की हिस्सेदारी कहाँ तय होगी, अपने हस्बैंड के विरासत से या इस हस्बैंड की विरासत से। तो इस तरह की गुत्थियाँ सरकार को सुलझानी होगी और उसमें मदद कीजिए प्रशांत किशोर जी। आम लोगों में और स्थापित लोगों में यह आक्रोश है। सर्वे में परेशानी उनको है जो बाहर दुनिया जहान में नौकरी चाकरी करते हैं। गरीब लोग जा रहा है सर्वे ऑफिस में, अपना काम करा रहा है, जमा कर रहा है कागज। 3 अंचल कार्यालय, थाना और कोर्ट, ये 3 जगह की भीड़ समाप्त हो जाएगी अगर कामयाब ढंग से सर्वे हो गया। और कामयाब कैसे हो ये बताइए प्रशांत किशोर जी, नहीं बताइएगा आप। इसका जो नकारात्मक बिंदु है वो उठाइएगा, कहिएगा ये फेल करेगा और नीतीश कुमार को फेल कर देगा। आप नीतीश कुमार को फेल करने के लिए क्यों लगे हुए हैं? आप खुद पास होने के लिए लगिए ना। ये अप्रोच ही गलत है कि नीतीश कुमार को हम हटा देंगे और लालू यादव को हटा देंगे। हम आएंगे और इसलिए आएंगे, ये अप्रोच रखे, पॉजिटिव अप्रोच रखे, आइए ना। बहुत सारी समस्याएं हैं, आप भी फेल कीजिएगा, लेकिन आइए इन चीज़ों को जो आज की ज्वलन समस्या है उसका समाधान लेके आइएगा। नहीं तो नहीं है आपके पास समाधान, क्योंकि आपका रूट जो है वो गरीबों में नहीं है, आपका रूट गाँव में नहीं है। आपके पास वक्त नहीं है, 2 साल का वक्त काफ़ी नहीं है। गांधी जी 1 साल ट्रेन से चले थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का उनको अनुभव था, आपको कोई अनुभव नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में लाठी खा के आए थे। इसलिए अगर आप भी देख रहे हो तो आप इसको समझिए कि आपका मोटो नीतीश और लालू को हटाना अगर है तो वो नकारात्मक मोटो है। सकारात्मक मोटो है कि हमको आना है या आपकी पार्टी को आना है। और उस पार्टी को आने के लिए इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए आपकी। और आपके पास जो ब्यूरोक्रेट की टीम बन गई है ना, उसमें से किसी को इसकी समझ नहीं है। हम भी एक टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन 12 साल से गांव में रह रहे हैं, अपनी जगह पर रह रहे हैं, तो लोगों से मिलने जुलने से कुछ समझ बनाए 25% समझे हैं। तो यही बात है कि आनंद किशोर का भविष्य हमको यही दिखता है कि 10 से 15% वोट काट लें और लालू जी का काटें, नीतीश से काटें, बीजेपी काटें। इसके अलावा नीतीश कुमार जब तक वो नहीं आएंगे कार्यक्रमों के साथ, अपनी नीतियों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ, और जब तक उसके लिए कोई जो उदाहरण है उससे हम बताए हैं कि हम तो सीखे हैं इसी से कि जन आंदोलन से नेता और कार्यकर्ता पैदा लेता है।